वन वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 4 देखेंगे जो कि है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर ना लेटिन वर्ड से, दो लेटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसमें कि फर्स्ट है एग्री और एगर, जिसका मतलब होता है सॉइल, और कल्चर, कल्चर उसका मतलब होता है कल्टीवेशन। तो मतलब सॉइल की कल्टीवेशन को हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। सॉइल के ऊपर क्रॉप्स उगाना उसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो हम आज एग्रीकल्चर में टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखेंगे, कितने टाइप की फार्मिंग होती है, फार्म का सिस्टम कैसा है, और एग्रीकल्चर में क्या क्या धीरे धीरे डेवलपमेंट आ गई है। अब पहले क्या होता था कि एग्रीकल्चर बहुत बेसिक होता था, कोई मशीनरी नहीं यूज होती है। अब धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब जो एक प्रोडक्ट होता है, जैसे अगर आपके पास एक सीड है, अब आप डायरेक्ट सीड तो कंज्यूम नहीं कर सकते ना, उसको आप ट्रांसफॉर्म करते हो फ्रूट में, फ्रूट को आप ट्रांसफॉर्म करते हो जैम में। तो ये सब एक प्रोसेस होता है कि फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज आता है, तो ये ऐसे ही नहीं चला जाता है, इसको ना प्रोसेस में जाता है। तो ये 3 एक्टिविटीज से इन्वॉल्व होता है। पहली होती है प्राइमरी, जिसमें हमारा एग्रीकल्चरल आता है। दूसरी होती है सेकेंडरी। सेकेंडरी में मेनली क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उसको हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ बोलते हैं। और तीसरी होती है टर्शरी। टर्शरी में क्या होता है कि जब आप प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कर लेते हो, उसके बाद जो टर्शरी होती है वो उसको एडवर्टाइज करने में या ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो जो बेसिकली प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो होती है ना, उसमें क्या होता है, हम अगर नेचर की सब्सटेंसेस को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। अगर हम नेचर से कनेक्टेड हैं, जैसे हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हम नेचर से कनेक्टेड हैं, हम बेसिक एक्टिविटी कर रहे हैं कि उससे हमें खाना मिलेगा, तो वो हम प्राइमरी एक्टिविटी कर रहे हैं। हम फूड की गैदरिंग कर रहे हैं, हम किसी और चीज़ की गैदरिंग कर रहे हैं, हम फिशिंग कर रहे हैं, तो ये सब हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आ गया। सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या होता है, हम इन सब चीज़ों को प्रोसेस कर देते हैं। जैसे कि टमाटो से हमने केचप बना दिया, फ्रूट से हमने जैम बना दी, तो ये सब हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आ गया कि हमने उसको प्रोसेस कर दी, उसमें हमने एडिशनल चीज़ें डाल दी ताकि हम उसको प्रिजर्व कर सकें। अगर आप टमाटो बहुत दिनों तक रखोगे तो वो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, लेकिन जो आप प्रोसेस करके केचप लेके घर पे आते हो तो वो तो आप बहुत, उसकी तो बहुत ज़्यादा एक्सपायरी डेट हो सकता है, 1-1 साल की होती हो। तो ये सब किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ से। फिर मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा नहीं है सिर्फ खाने की मैन्युफैक्चरिंग होती है, हम लोग स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम लोग क्लोथ बनाते हैं। क्लोथ किससे बनता है, कॉटन से। कॉटन को एक्सट्रैक्ट करना हो गया हमारा प्राइमरी एक्टिविटी, अब कॉटन से क्लोथ बनाना हो गया हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी। और फिर उस कॉटन के क्लोथ को एडवर्टाइज करना, ट्रांसपोर्ट करना, सेल करना, वो आ गया हमारा टर्शरी एक्टिविटीज़। तो ये तीनों ना एक आपस में कनेक्टेड है। तो अब जो हम पढ़ेंगे बेसिकली, वो हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी में आ गया, क्योंकि यहाँ पे हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, फ्रूट्स ग्रो करते हैं, वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, फ्लावर्स उगाते हैं, लाइफ स्टॉक को रेयर करते हैं। लाइफ स्टॉक को रेयर करते हैं मतलब हम अपने जो एनिमल्स हैं उनको खाना खिलाते हैं, उनका यूज़ करते हैं, उनमें से मिल्क एक्सट्रैक्ट करते हैं, या फिर वो अगर शीप है तो शीप में से वूल निकालते हैं। तो ये लाइफ स्टॉक को हम रेयर करते हैं। अब जो ये तीनों एक्टिविटीज़ हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर ना 50% ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड अभी भी एग्रीकल्चर को ही देखती है, और इंडिया में तो 2/3 पॉपुलेशन अभी भी प्राइमरी एक्टिविटी पे डिपेंडेंट है। हमारे इंडिया में ना क्या सिस्टम है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ना प्राइमरी और टर्शरी में इन्वॉल्व है, सेकेंडरी में कम पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। सब लोगों को ये लग रहा है कि हम टर्शरी एक्टिविटीज़ से ज़्यादा अच्छा अर्न कर पाते हैं। लोग क्या करते हैं, अपनी बीपीओ बना लेते हैं इंडिया में, वो एक काइंड ऑफ टर्शरी एक्टिविटी है जो आप देखते हो कॉल सेंटर वगैरह। क्योंकि यहाँ पे ना ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और बाहर की कंट्रीज़ में पॉपुलेशन कम है। तो वहाँ पे अगर उनको अपने कॉल सेंटर और ये सब कराना होता है तो वो उनको एक्सपेंसिव पड़ता है। इंडिया में अगर वो आउटसोर्स कर देते हैं तो इंडिया में उनको मतलब सस्ता पड़ जाता है। तो हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अभी देखो ये ना एरेबल लैंड है। एरेबल लैंड जो ये ग्रीन ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, एरेबल लैंड होता है जहाँ पे आप क्रॉप ग्रो कर सकते हो अच्छे से, मतलब जो एक सपोर्ट करता है, वहाँ की क्लाइमेट और टोपोग्राफी अच्छी है
तो वो लैंड अच्छी क्रॉप को सपोर्ट करता है, उसको हम एरेबल लैंड बोलते हैं कि मतलब वहाँ पे हम अपनी फसल उगा सकते हैं। तो ये एरेबल लैंड है। ग्रीन ग्रीन पोर्शन जो है ये सब एरेबल लैंड में दिखेगा। तो देखो कहीं पे बहुत ज़्यादा है, कहीं पे बहुत कम है, क्योंकि हर जगह का क्लाइमेट और टोपोग्राफी सेम नहीं है। ऐसा नहीं है आप हर जगह कल्टीवेट कर सकते हो, हर जगह एग्रीकल्चर कर सकते हो। इंडिया में देखो कितना ज़्यादा एरेबल लैंड दिखा रखा है। तो हर जगह डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा एरेबल लैंड है या नहीं है। ऐसी एग्रीकल्चर के साथ, एग्रीकल्चर तो हमने देख लिया कि कल्टीवेशन ऑन सॉइल वगैरह को एग्रीकल्चर बोलते हैं, और लाइफ स्टॉक को भी रियर करते हैं। सेरीकल्चर क्या होता है? एक सेरीकल्चर होता है जिसमें हम सिल्क वॉर्म्स होती हैं जिनसे हम सिल्क एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसको हम सेरीकल्चर बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है कि हम वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स ये सब उगाते हैं अपने कमर्शियल पर्पस के लिए। विटिकल्चर में हम ग्रेप्स का कल्टीवेशन करते हैं। और एक होता है पिसिकल्चर। पिसिकल्चर में हम ना फिश को ब्रीड कराती है एक कंस्ट्रक्टेड पॉन्ड्स या फिर टैंक में, मतलब एक कंट्रोल सिचुएशन में फिश को ब्रीड कराते हैं, तो उसको हम पिसिकल्चर कहते हैं। नॉर्मली फिश अपने आप ब्रीड कर लेती है, लेकिन अगर हम एक कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर में कराएं तो हम उसको पिसिकल्चर बोल देते हैं। अब फार्म सिस्टम के बारे में देखते हैं। अब जब आपका एक फार्म है तो आपको बेसिकली, अगर आप सोचो भी, अगर आपको फार्म चलाना है तब को क्या क्या चाहिएगा? सबसे पहले आपको लैंड चाहिएगी, आपको इनपुट्स में सीड्स चाहिएंगी, सॉइल चाहिएगा, अच्छा लेबर चाहिएगी, फिर आपको मशीनरी चाहिएगी, फिर अच्छी क्रॉप्स उगाने के लिए आपको फर्टिलाइजर्स चाहिएंगे। तो ये सब मतलब बेसिक इनपुट्स हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए। चाहे आपको प्लो करना हो उसके लिए आपको टूल्स चाहिएंगे, सो करना हो तो उसके लिए भी आपको टूल्स चाहिएंगे, इरिगेशन के लिए आपको पाइप्स या ड्रिप इरिगेशन, जो भी स्प्रिंकलर या कैनाल्स, ये सब चाहिएंगे। तो हार्वेस्ट करने के लिए आपको ट्रैक्टर्स चाहिएंगे। तो मतलब बहुत सारे आपको टूल्स चाहिए, और इनमें से क्या आउटपुट निकलेगा? आपका क्रॉप्स निकलता है, वूल निकलता है, डेयरी प्रोडक्ट्स निकलते हैं, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स निकलते हैं। स्टोरेज के लिए आपको भी, स्टोरेज के लिए भी जगह चाहिएगी कि आप अपनी क्रॉप्स को कहाँ स्टोर करोगे। साथ ही आपको सनशाइन चाहिए, रेनफॉल चाहिए, अच्छा सॉइल चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। तो ये सब हमारे फार्म के इनपुट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग ना दो तरीके की होती है ब्रॉड टर्म्स में, एक होती है सब्सिस्टेंस और एक होती है कमर्शियल। कमर्शियल तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो हम कमर्शियल पर्पज से उगा रहे हैं, कि मतलब हम बाजार में सेल के लिए कम उगा रहे हैं, मतलब प्रॉफिट पर्पज से उगा रहे हैं, तो वो हो गई हमारी कमर्शियल। तो इसके अंदर जो एरिया कल्टीवेट होता है और जो अमाउंट, कैपिटल की अमाउंट होती है वो भी बहुत लार्ज लगती है, और जब इतना ज़्यादा होगा तो फिर मशीन्स भी यूज़ होती हैं। तो मतलब ये हो गया कि प्रॉपर प्रॉफिट पर्पज से। सब्सिस्टेंस क्या होता है कि फार्मर जो होता है अपनी खुद की फैमिली की नीड के लिए क्रॉप्स उगाते हैं, कि मतलब बाहर से ना खरीदनी पड़े। ऑर्गेनिक फार्मिंग कर ली। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? आजकल बहुत ट्रेंड में है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये होता है कि आप सब कुछ नेचुरल यूज़ करते हो, नेचुरल पेस्टिसाइड यूज़ करते हो, ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करते हो। साथ ही साथ आप कोई जेनरिक मॉडिफिकेशन नहीं करते, मतलब आप उसके सीड्स के जीन में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते उसकी यील्ड बढ़ाने के लिए। आप उसको नेचुरल रखते हो। आप बाहर से कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या हाई यील्डिंग वैरायटीज़ भी नहीं यूज़ करते। आप नॉर्मल सीड्स यूज़ करते हो, ऑर्गेनिकली उसको ग्रो करते हो, उसके अंदर नेचुरल पेस्टिसाइड डालते हो, ऑर्गेनिक मैन्योर डालते हो, तो उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग हमने देख ली, तो वहाँ पे लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, घर की लेबर ही यूज़ हो जाती है, तो स्मॉल आउटपुट आता है। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी ना दो तरीके की होती है, एक तो होती है प्रिमिटिव और एक होती है इंटेंसिव। इंटेंसिव में क्या होता है, एक छोटा प्लॉट होता है, उसी के अंदर सिंपल टूल्स और ज़्यादा लेबर यूज़ करते हैं। यहाँ पे अच्छी सनशाइन चाहिए होती है और फर्टाइल सॉइल चाहिए होता है। अगर ये दोनों मिल जाते हैं ना, तो साल में एक से ज़्यादा क्रॉप सीजन भी इंसान उगा लेता है। मोस्टली क्या उगाते हैं इसमें फार्मर्स? राइस उगा लेते हैं, वीट उगा लेते हैं, मेज़ उगा लेते हैं, पल्सेस उगा लेते हैं। मेज़ क्या होता है? मेज़ होता है मक्का, कॉर्न। कॉर्न जो आप सुनते हो, भुट्टा, तो वो मेज़ होता है। तो ये मतलब, लेकिन ये कहाँ प्रेवलेंट है? जहाँ पे थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स हैं। अगर स्पार्सली पॉपुलेटेड होगा तो वहाँ ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब पॉसिबल तो है पर वहाँ पे कम प्रेवलेंट है। लेकिन जो थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ में है, ये मानसून वाले एरियाज़ में, ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। अब जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है वो भी दो तरीके का होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, एक छोटा सा लैंड आपने लिया, उसने आपने उसको सेलेक्ट करा कि अच्छा हम यहाँ पे अब क्रॉप उगाएंगे, तो आपने उसको आग लगा दी वहाँ पे। तो यहाँ पे आपने फिर क्रॉप उगाई एक 1 से 3 साल के लिए।
फिर वो वाला आपको लगा कि आपको मतलब ये वाला क्या फर्टिलिटी कम हो गई है, आपने वो खाली छोड़ा, दूसरा लैंड सेलेक्ट करा, वहाँ पे आग लगा दी और उसके बाद उसी में ही वो क्रॉप उगा दी। तो मतलब ये होता है कि एक एरिया चूज करा, उसमें आग लगाई। वो हमने पढ़ा था ना स्लैश एंड बर्न, पहले भी पढ़ा था हमने स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ही दूसरा नाम है। तो ये कहाँ पे प्रैक्टिस होता है? ये अमेजोन बेसिन में होता है, जहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट हो। अमेजोन बेसिन में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, हम उसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड अमेजोन बेसिन को। यहाँ पे ट्रॉपिकल अफ्रीका में होता है, साउथ ईस्ट एशिया में होता है, इंडिया में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होता है। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मतलब हैवी रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से जो प्लांट वेजिटेशन है ना वो क्विकली रीजनरेट हो जाती है दोबारा, मतलब बहुत क्विकली दोबारा से उग जाती है। तो यहाँ पे एक प्लॉट को हमने क्लियर कर दिया, उसमें बर्न कर दिया, फिर जो उसकी एशेज बची उसको सॉइल में मिला देते हैं। जो यहाँ पे क्रॉप्स उगाते हैं वो मोस्टली क्या होती है, मेज़ होती है, यैम होता है, पोटैटोज होते हैं, कसावा होते हैं। जब सॉइल उसकी फर्टिलिटी लूज कर लेता है तो उसको छोड़ दिया जाता है और नया प्लॉट को जो ढूंढ लिया जाता है, वहाँ आग लगा दी जाती है। तो ये साइकिल चलती रहती है। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ना डिफरेंट डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है, जैसे कि झूमिंग, झूमिंग बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, मिल्पा, मिल्पा बोला जाता है मैक्सिको में। मतलब इसका ना ये डिफरेंट नेम्स शुरू से ही हैं, और भी बहुत सारी कंट्री में अलग अलग नाम से, मतलब एवरी कंट्री में प्रैक्टिस हो रहा है मोस्टली। रोका होता है ब्राज़ील में, रोका बोलते हैं, लदांग बोलते हैं मलेशिया में, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में प्रैक्टिस होता है डिफरेंट डिफरेंट नेम्स में। ये तो आपकी बुक में ही दे रखे हैं चारों नाम, तो इसलिए मैंने आपको बता दिए। एक होता है नोमैडिक हर्डिंग, ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस का दूसरा है। इसमें क्या होता है कि ये वो तो हम करते हैं बहुत हैवी रेनफॉल में, बहुत मतलब जहाँ अच्छी रेनफॉल सनशाइन हो वहाँ पे करते हैं। नोमैडिक हर्डिंग हम करते हैं एरिड रीजन्स में, जैसे सहारा डेजर्ट हो गया, या फिर इंडिया में हो गया, राजस्थान में हो गया, जम्मू कश्मीर में हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हर्ड्समैन होते हैं, मतलब हर्ड्समैन कौन होते हैं, जो भेड़िया वगैरह को चलाते हैं, जो मतलब इनका टेक केयर करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था काउबॉय, वो हॉर्सेस का ध्यान रखते हैं। ऐसे ही यहाँ पे ये हर्ड्समैन होते हैं, ये अपने हर्ड्स का ध्यान रखते हैं, और ये अपने एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं ताकि वो उनको मतलब खाना खिला सके, फॉडर के लिए, उनके खाने के लिए। तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं फॉडर के लिए और वाटर के लिए। इन लोगों का ना डिफाइंड रूट होता है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी चल दो। इन नोमैड्स का, नोमैडिक हर्डिंग का, नोमैड का मतलब ही यही होता है कि जो एक जगह परमानेंट नहीं रुकता, जो इधर से उधर घूमता है, उसको नोमैड्स बोलते हैं। तो नोमैडिक हर्डिंग में भी यही होता है कि वो अपने एनिमल्स के साथ चलते हैं। तो लेकिन जो ये मूवमेंट होता है उसका कॉज क्या है, वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट ऐसा होता है जैसे अब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो गई, तो माउंटेन से नोमैड्स नीचे उतर के वैलीज में आ जाते हैं, वहाँ आके अपनी हर्ड्स को और ये शीप वगैरह को वहाँ पे आके ये लोग ग्रेज कराते हैं। और जब बहुत मतलब गर्मी हो जाएगी तो वो अपने माउंटेन्स में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये इनका मेन जो रीज़न होता है वो क्लाइमेट ही होता है, जिसकी वजह से ये लोग नोमैडिक हर्डिंग प्रैक्टिस करते हैं। जो कॉमनली जो रियर होते हैं एनिमल, वो होते हैं शीप, कैमल, याक, गोट्स। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये मिल्क प्रोवाइड करते हैं, मीट प्रोवाइड करते हैं, वूल, हाइड्स मतलब स्किन जो होती है, और अदर प्रोडक्ट्स भी। अब नेक्स्ट है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग यही है कि हम कमर्शियल पर्पस के लिए उगाते हैं। इसमें जो मोस्टली जो उगाया जाता है वो होता है वीट और मेज़। जहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग प्रैक्टिस होती है वो मोस्टली नॉर्थ अमेरिका के टेम्परेट ग्रासलैंड्स में होती है, यूरोप में होती है, एशिया में होती है। जो कमर्शियल फार्मिंग होती है वो मोस्टली स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज़ में होती है, और बहुत बड़े लार्ज फार्म्स में होती है। अभी हमने पढ़ा था ना, ये लार्ज फार्म्स में होती है, बहुत सारा कैपिटल चाहिए होता है, बहुत सारी मशीनरी यूज़ होती है। तो ये कमर्शियल फार्मिंग मोस्टली वहीं होती है जहाँ कम पॉपुलेशन हो और बहुत बड़ा लैंड हो। जब मतलब यहाँ पे जब ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स में होते हैं तो यहाँ पे विंटर्स भी अच्छी खासी होती हैं। तो जब ये विंटर्स अच्छी खासी होती है तो ये इसकी वजह से सनशाइन वगैरह कम मिलती है, और जिसकी वजह से सिर्फ एक ही सीज़न, मतलब एक साल में, 1 ईयर में 1 क्रॉप सीज़न ही हो पाता है। उसमें तो सब्सिस्टेंस में 2 हो जाते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, लेकिन कमर्शियल में मोस्टली एक ही क्रॉप उगती है पूरे साल में। तो इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन। अब हम देखते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है
कि लैंड को हम क्रॉप्स के लिए भी यूज़ कर रहे हैं और फॉडर के लिए भी। ये देखो काउ इस पे ग्रेज कर रही है, तो हम लैंड को दोनों चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, फूड के लिए भी और फॉडर के लिए भी, और साथ में हम लाइव स्टॉक को रियर भी कर रहे हैं। लाइव स्टॉक रियर कर रहे हैं तो हम काउ से मिल्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मिल्क एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसको भी सेल कर सकते हैं, तो लैंड का ऑल्टरनेटिव यूज़ भी कर लेते हैं साथ में। तो ये कहाँ प्रैक्टिस होती है? यूरोप में होती है, ईस्टर्न यूएसए में होती है, अर्जेंटीना में होती है, ऑस्ट्रेलिया में होती है, न्यूजीलैंड में होती है, साउथ अफ्रीका में होती है। दूसरा है प्लांटेशन। प्लांटेशन में क्या होता है? प्लांटेशन की जो मतलब मेन उसका वो है फीचर, वो ये है कि वो एक ही क्रॉप उगाता है, चाहे वो कोई सी भी हो, चाहे टी हो, कॉफ़ी हो, शुगर केन हो, रबर हो, कैश्यू हो, बनाना हो, कॉटन हो, बस वो एक ही क्रॉप उगाता है, एक एरिया में एक ही क्रॉप मिलेगी। ये देखो आपको टी प्लांटेशन के गार्डन दिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है? बहुत सारी लेबर चाहिए होती है और बहुत सारा कैपिटल चाहिए होता है। ऑब्वियसली जब इतना लार्ज एरिया है तो बहुत सारी लेबर और कैपिटल चाहिएगा। जो प्रोड्यूस होता है या तो वो वहीं पे प्रोसेस कर देते हैं या फिर फैक्ट्रीज़ में भेज देते हैं। तो ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क इतना अच्छा हो गया, वैसे तो अब फैक्ट्रीज़ वगैरह में इजीली चला जाता है, लेकिन कहीं कहीं जो बहुत ही मतलब बिग फार्मर्स होते हैं वो अभी भी अपने वहीं पे प्रोसेसिंग कर देते हैं और फिर सेल करते हैं। तो जो मेजर प्लांटेशंस हैं वो ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलेंगी, जैसे कि रबर मलेशिया में मिल जाएगी, कॉफ़ी ब्राज़ील में, टी का इंडिया में टी का तो बहुत ज़्यादा है। दार्जिलिंग टी इतनी फेमस है, उसको तो जीआई टैग भी मिला हुआ है। दार्जिलिंग टी हो गया, और ये वेस्ट बंगाल में भी, सिक्किम में, असम में, इधर टी गार्डन्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। अब मेजर क्रॉप्स देख लेते हैं। तो 3 तरीके के देखेंगे: फूड क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, बेवरेज। फूड में हम देखेंगे राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज। फाइबर में कॉटन, जूट। और बेवरेज मतलब होता है जो भी हम चीज़ें पी सकते हैं अदर देन वाटर, पोर्टेबल लिक्विड को हम बेवरेज बोलते हैं, जैसे कि कॉफ़ी, टी, इन दोनों के बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट अब है फर्स्ट जो है वो है राइस। राइस हमारा एक तरीके का स्टेपल डाइट है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया में भी बहुत ज़्यादा खाया जाता है राइस। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया, लेकिन हाँ स्टेपल डाइट है हमारे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन की। और ये मेजर फ्रूट क्रॉप सिर्फ इंडिया का नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड का है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, रेनफॉल चाहिए। देखो कितना वाटर लॉक्ड एरियाज में राइस ग्रो होता है, तो राइस को तो अच्छा खासी पानी चाहिए। ये एलुवियल क्लेई सॉइल में उगता है, इसलिए उगता है क्योंकि वो वाला सॉइल पानी को रिटेन कर सकता है, मतलब वो इवेपोरेट नहीं करता सारा पानी, पानी को होल्ड करे रखता है। जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है राइस की वो चाइना की होती है, चाइना में होती है, उसके बाद इंडिया में होती है, उसके बाद जापान, श्रीलंका, इजिप्ट। जो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वेस्ट बंगाल की, बांग्लादेश की, तो इसमें इतना ज़्यादा फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं कि ये साल में 2-3 क्रॉप का सीज़न निकाल लेते हैं। हमने अभी पढ़ा था कमर्शियल तो एक ही निकाल पाता है, ये यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा क्लाइमेटिक कंडीशन होता है कि ये 2-3 बार राइस को दोबारा उगा के बेक लेते हैं, मतलब हार्वेस्ट कर लेते हैं, इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। फिर है वीट को ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। रेनफॉल भी चाहिए, रेनफॉल भी ग्रोइंग सीजन में चाहिए, ऐसा नहीं है हमेशा चाहिए। और बहुत ब्राइट सनशाइन चाहिए जब ये लोग मतलब वीट को जब हार्वेस्ट करते हैं तब। इसलिए वीट को ठंड में उगाया जाता है क्योंकि मॉडरेट टेम्परेचर होता है, रेनफॉल भी ऐसे कुछ खास नहीं होती, और जब तक गर्मियाँ आती हैं, हार्वेस्ट सीजन आता है, तब तक गर्मियाँ आ जाती हैं तो सनशाइन भी अच्छा खासा मिल जाता है। ये लोमी सॉइल में उगाते हैं, और ये बहुत अच्छा खासा यूएसए में मिलेगा, कनाडा में, अर्जेंटीना में, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में ये विंटर में उगाया जाता है, जिसको इस वजह से इसको राबी क्रॉप बोलते हैं। इसको हम डिटेल में फर्दर क्लासेस में देखेंगे, राबी क्रॉप कौन सी होती है, खरीफ क्रॉप कौन सी होती है। अब मिलेट्स को हम कोर्स ग्रेन भी बोलते हैं, मतलब मोटा अनाज भी बोलते हैं। ये मतलब हमारे पुराने टाइम पे मिलेट्स का बहुत ज़्यादा चलन था, अभी तो क्या हो गया, सब लोग गेहूं की रोटी खाने लगे धीरे धीरे, लेकिन आयुर्वेद और ये सब योगा फॉलो कर रहे हैं लोग, तो मिलेट्स पे शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन अभी वीट को बहुत ज़्यादा, अभी भी बहुत सारे घरों में मिलेट्स का इतना जागरूकता नहीं है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा थी। तो ये बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए, इससे आपका वेट गेन नहीं होता, वीट से तो आपका वेट गेन भी होता है। तो मिलेट्स जो है वो कम फर्टाइल, और इसको तो पानी भी बहुत कम चाहिए, मतलब बहुत कम रेनफॉल में, बहुत नॉर्मल से टेम्परेचर में ये उग जाता है। वीट को तो थोड़ा मतलब मेहनत भी करना पड़ता है, इसमें इतना मेहनत नहीं करना पड़ता क्योंकि इसमें कम रेनफॉल वगैरह चाहिए होता है। और इसमें क्या क्या आता है, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब इंडिया में ही ग्रो हो जाते हैं।
और बाकी नाइजीरिया में भी, चाइना में भी, नाइजर में भी और कंट्रीज़ में भी मिलेट्स को ग्रो करते हैं। इंडिया में तो मतलब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है मिलेट्स को ग्रो करने के लिए, मिलेट्स को खाने के लिए, क्योंकि ये हेल्थ वाइज बहुत अच्छे होते हैं। अब जैसे ठंड चल रहा है तो आप बाजरा खा सकते हो, बाजरे की रोटी खा सकते हो, बाजरे की खिचड़ी खा सकते हो, रागी का आटा, मक्का का आटा, ये सब बहुत अच्छा रहता है आपकी हेल्थ के लिए। अब है मेज़। मेज़ को भी मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल चाहिए, लेकिन बहुत सारी धूप चाहिए। इसलिए ये आपको मोस्टली आप देखोगे गर्मियों में आपको भुट्टा बहुत ज़्यादा खाने को देखने को मिलेगा, भुट्टा खाने को। तो इसको वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल चाहिए। ये नॉर्थ अमेरिका में, ब्राज़ील में, चाइना में, रशिया, कनाडा, इंडिया, मैक्सिको हर जगह देखने को मिलेगा। फिर है कॉटन। कॉटन को ना काफ़ी हाई टेम्परेचर चाहिए, कम रेनफॉल चाहिए, और जो मेन है वो इसको चाहिए 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि 210 दिन इसको ऐसे चाहिए जिसमें फ्रॉस्ट ना हो। फ्रॉस्ट क्या होता है? मतलब जो जैसे आप उठोगे तो आपको सुबह को, अभी ठंडा हो गया तो आपको सुबह को अपनी बाहर अगर आपका कोई व्हीकल खड़ा हो तो उस पर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलती हैं, तो वो सब इसको नहीं चाहिए, उसको फ्रॉस्ट नहीं चाहिए, उसको फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए और ब्राइट सनशाइन चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए। ये ब्लैक और एलुवियल सॉइल में बहुत अच्छा उगता है। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट, ये सब लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं कॉटन का। और ये मतलब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बेसिक मटेरियल है। अगर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलेगी इसलिए क्योंकि कॉटन उग रहा है। जूट, जूट को हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। ये एलुवियल सॉइल पे बहुत अच्छा उगता है। इसको बहुत अच्छा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर चाहिए, बहुत अच्छी रेनफॉल चाहिए। इसलिए ये आपको इधर वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश वाली साइड बहुत अच्छा मतलब अमाउंट्स में मिलेगा जूट को। और जब हमारा पार्टीशन हुआ था तो बहुत काफ़ी अच्छा खासा लैंड जो हुआ था जूट जहाँ पे उगता था वो तो बांग्लादेश की साइड पहुँच गया था पार्टीशन के टाइम पे। तो जूट इधर एरियाज़ में, ट्रॉपिकल एरियाज़ में बहुत अच्छा होता है इसको, क्योंकि अच्छा एलुवियल सॉइल चाहिए, टेम्परेचर हाई चाहिए और मेन चीज़ है हैवी रेनफॉल चाहिए। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो दिखता है वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश की साइड। नेक्स्ट है कॉफ़ी। कॉफ़ी को वार्म और वेट क्लाइमेट चाहिए, इसलिए कॉफ़ी मतलब इधर सदर्न साइड ज़्यादा होती है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन साइड में ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे वार्म भी रहता है और वेट भी रहता है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है वहाँ पे। यहाँ इसको लोमी सॉइल चाहिए। हिल स्लोप इसके लिए सूटेबल है। ब्राज़ील जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का, उसके बाद कोलंबिया और इंडिया है। उसके बाद है टी। टी हमारा मतलब फ्रॉम टाइम्स सो लॉन्ग टाइम, मतलब फ्रॉम टाइम्स अननोन टी इज लाइक वेरी फेवरेट टू आवर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो, टू चिल्ड्रन ऑल्सो। तो टी तो ऐसा हो गया है कि चाहिए ही चाहिए लोगों को, इतना ज़्यादा लोगों के मुंह लग गया है। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, टी इंडिया का खुद का क्रॉप नहीं है, ये ब्रिटिशर्स बाहर से लाए थे। तो ये जो बेवरेज क्रॉप है ये भी ये जो टी है ना ये प्लांटेशंस में उगता है, जो हमने अभी पढ़ा था कमर्शियल फार्मिंग में। तो ये टी गार्डन्स आपको देखने को मिलेंगे। इसको कूल क्लाइमेट चाहिए और हाई रेनफॉल चाहिए थ्रू आउट द ईयर। तो इसकी वजह से ये आपको आसाम साइड, सिक्किम साइड मिलेगा, वहाँ पे ठंडा रहता है, वहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। इसको लोमी सॉइल चाहिए और जेंटल स्लोप चाहिए। लेबर लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, क्योंकि टी की जो लीव्स होती हैं वो धीरे धीरे ऐसे पिक करनी होती है, तो टी में बहुत ज़्यादा लेबर लगती है। केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, यहाँ पे बहुत बेस्ट क्वालिटी की टी बनती है। इनफैक्ट इंडिया तो एक्सपोर्ट भी करता है दार्जिलिंग टी, और इधर की टी में भी बहुत सारी वैरायटी आती है, रेड टी और ये सब होती हैं। तो ये हमारे इंडिया में तो एक्सपोर्ट भी की जाती हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में टी को। अब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में यही है कि हम धीरे धीरे फार्म का प्रोडक्शन कैसे ग्रो कर रहे हैं, ताकि हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको हम कैसे उनकी नीड्स पूरी कर रहे हैं। तो वही एग्रीकल्चरल में डेवलपमेंट आ रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। हम क्रॉप एरिया को बढ़ाते जा रहे हैं, क्रॉप्स जो हम उगाते हैं उसको भी बढ़ाते जा रहे हैं, हम इरिगेशन फैसिलिटीज़ को चेंज करते जा रहे हैं, फर्टिलाइज़र बढ़ा रहे हैं, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए पहले अगर हम एक सीज़न में एक क्रॉप सीज़न होता था एक ईयर में, तो अब 2 से 3 हम क्रॉप सीज़न निकाल लेते हैं। तो इसलिए हम हाई यील्डिंग वैरायटीज़ यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। हम मैकेनाइजेशन कर रहे हैं, हम ट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं, कंबाइनर्स यूज़ करते हैं, हार्वेस्टर्स यूज़ करते हैं।
तो जो मेन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का जो रीज़न है वो हम क्यों कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी के लिए। फूड सिक्योरिटी क्या होता है? फूड सिक्योरिटी इज़ बेसिकली कि अगर 100 पीपल हैं तो सबको खाना मिल रहा है, सबको न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है, ऐसा कोई नहीं है जो भूखा सो रहा है या जिसको कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसा इंडिपेंडेंस के टाइम पे हुआ था कि इंडिया फूड इनसिक्योर था, लेकिन अभी इंडिया फूड सिक्योरिटी अटेन कर चुका है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, तो हमें अच्छा खासा अपनी क्रॉप्स को भी उगाना पड़ेगा। लेकिन अब इंडिया फूड सफिशेंट है यहाँ पे, तो इनफैक्ट अब क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज में भी पड़े हुए होते हैं, मतलब फूड सरप्लस है, सफिशिएंट नहीं सरप्लस में है। अब हमें स्टोर करना पड़ता है, इतना ज़्यादा हम ग्रो कर लेते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं हम बहुत सारी आइटम्स। ऐसा भी होता है कि बहुत सारी आइटम्स मतलब फार्मर्स इतना ज़्यादा ग्रो कर लेते हैं कि उसके प्राइसेस इतने कम हो जाते हैं कि 1 रुपी पर केजी में मिल रहा है कुछ कुछ सामान, ऐसा भी हो जाता है। तो हम फूड सरप्लस में है, फूड इनसिक्योर नहीं है। अब एग्रीकल्चर है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में डिफरेंट पेस पे डेवलप हुआ है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में जहाँ पे कम मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है, क्योंकि जब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो लैंड उनके लिए कम बचता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए, तो वहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स पे करते हैं सिर्फ अपने लिए। लेकिन जो बाहर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे तो बड़े बड़े लैंड पे प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा रीज़न ये भी होता है इंडिया में स्मॉल होल्डिंग्स का, कि एक फैमिली में 4 बच्चे हो गए, 1 2 3 4, अब उसके भी 2 बच्चे हो गए 1 2, तो अगर यहाँ पे 10 एकर्स था, 10 नहीं, अगर हम राउंड फिगर में 12 लें तो 3 3 3 3 इस पे आया, अब 3 में से 1.5 इस पे आया, 1.5, अब इनके भी बच्चे होंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे बहुत होता है कि फैमिली डिवाइड होती है तो लैंड भी डिवाइड होता रहता है। एक तो ये रीज़न हो गया। यहाँ पे लोग कम मैकेनाइजेशन कर रहे हैं, यहाँ पे लोगों का 1.5 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर इतने का ही लैंड होता है, उसी पे ग्रो करते हैं। कम मशीनरी होती है, कम मेन चीज़ होती है कि फार्मर्स बहुत पुअर है, मतलब पुअर एंड मार्जिनल है। बिग फार्मर्स यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलेंगे। लोग ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा फार्मर बने, क्योंकि यहाँ पे फार्मर की इतनी वैल्यू नहीं है, इतनी अर्निंग नहीं है। यहाँ पे फार्मर को लोन मिलने में दिक्कत आती है। यहाँ पे फार्मर के पास इतना मतलब पैसा नहीं होता कि वो अपना खुद का ट्रैक्टर्स और ये हार्वेस्टर्स वगैरह खरीदे। बिग फार्मर्स के पास तो होता है, लेकिन नॉर्मल फार्मर के पास नहीं होता, वो लोग रेंट पे लेते हैं। उन लोगों को क्रॉप उगाना होता है तो उसके लिए भी पैसा उधार में उठाते हैं, और बाई चांस क्रॉप फेल हो गई तो फिर वही रहता है कि उनको इंटरेस्ट वगैरह भरना पड़ता है। मेन चीज़ है कि बैंकों को आसानी से लोन नहीं देता, तो वो आउट ऑफ द बैंक लोन उठाते हैं, नॉर्मल तालुकदार्स वगैरह से लोन उठाते हैं, जिसकी वजह से वो उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये सब अभी भी बहुत ज़्यादा चलता है। ऑन द अदर हैंड यूएसए वगैरह कंट्रीज़ में क्या है, फार्मर्स एक मतलब यहाँ पे एक फार्मर एज अ फार्मर है, वहाँ पे फार्मर एज अ बिजनेसमैन है। वो लोग 150 से 200 हेक्टेयर या 250 हेक्टेयर ओन करते हैं अकेला एक फार्मर। उनके पास इतनी ज़्यादा मशीनरी है, वो लोग रेडियो के और सैटेलाइट के थ्रू अपना मैपिंग करते हैं लैंड की, कहाँ पे फर्टिलाइज़र का यूज़ है, कहाँ पे नहीं है, या कहाँ पे क्रॉप डैमेज हो रही है। उन लोगों के पास पेस्टिसाइड्स हैं इतने अच्छे अच्छे कि वो उनकी क्रॉप्स ख़राब नहीं होने देते, तो वो वहाँ पे एज अ बिजनेसमैन काम कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है कि यहाँ पे एज अ बिजनेसमैन काम करें, यहाँ पे तो एज अ पीजेंट फार्मर की तरह काम करते हैं। तो हमें अब नीड है कि हम फार्मर को एजुकेट करें। वहाँ पे फार्मर में इतनी ज़्यादा एजुकेशन है, वहाँ के साइंटिस्ट वगैरह फार्मर को इतना ज़्यादा प्रमोट करते हैं, उनको इतना ज़्यादा नॉलेज देते हैं। यहाँ पे ऐसा इतना कुछ नहीं है। यहाँ पे तो सॉइल चेक करने के लिए भी अभी सॉइल प्रोफाइल वगैरह बनने लगी है, पहले नहीं होता था। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें भी फार्मर्स के इंटरेस्ट में काम करना चाहिए। चलो आज के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। हॉर्टिकल्चर मीन्स ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। प्रिमिटिव फार्मिंग ग्रोइंग ऑफ wheat. Golden fiber refers to tea, cotton, jute. Leading producers of coffee Brazil, India, Russia. कल के आंसर्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स, दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस, मतलब उनका आंसर इज दे आर इनएग्जॉस्टिबल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड, चिले। Which one of the following practice will not conserve LPG in your kitchen? Cooking food in an open pan kept on low flame. ओपन पैन होगा तो वो जल्दी कुक नहीं होगा और उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि जो सारा मतलब
हीट होती है वो इवेपोरेट होने लगती है। अगर क्लोज्ड पैन होता है तो जल्दी कुक हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको क्या पसंद नहीं आ रहा। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो भी बताएं कमेंट बॉक्स में, और आज के क्वेश्चंस के आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।